Hi dear students, today we will be looking at a very important poem in the bazaars of Hyderabad. एक पोयम है जो कि लिखी गई है सरोजनी नायडू द्वारा, who was a well-known poetess and she was called the Nightingale of India. उनकी आवाज भी बहुत मधुर थी और उनकी पोएम्स में भी बहुत मधुरता थी, बहुत ब्यूटी थी। क्यों सरोजनी नायडू ने सिर्फ हैदराबाद के ही बाजारों को चुना? क्यों? क्योंकि सरोजनी नायडू खुद हैदराबाद में पली बड़ी थी और उन्होंने अपना बचपन हैदराबाद के बाजारों में ही घूमकर उनको देखकर बिताया था। और क्योंकि ये आजादी से पहले के टाइम की पोयम लिखी हुई थी, तो इसीलिए इस पोयम से एक थीम निकलती है जिसे हम कह सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का सिर्फ एक ही एम था, एक ही उद्देश्य था कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो और इंडियन गुड्स को यूज करो, इंडियन गुड्स का इस्तेमाल करो, इंडियन गुड्स ही परचेज करो। ये पोयम भी एक तरह से हमें यही बताती है, इंडियन मार्केट को ही प्रमोट करती है। इसके साथ साथ जो ब्यूटी इस पोयम की है वो ये है कि इसमें बेशक आप मार्केट सीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाजार इज अ वर्ड फॉर अ मार्केट प्लेस, राइट? तो मार्केट प्लेस में आप सिर्फ चीजें खरीदते नहीं हैं, आपके सारे ही सेंसेस अप्रिशिएट करेंगे इस पोयम को, क्योंकि इसमें देखने की ब्यूटी के साथ साथ सुनने की ब्यूटी भी है, इसमें साउंड्स की भी बात है, इसमें अरोमास की भी बात है, जिससे आपकी नोज यानी कि आपका सेंस ऑफ स्मेल चैलेंज होगा। इसमें टेस्ट की भी बात है, जिसमें आप अच्छी अच्छी चीजें टेस्ट सोच सकते हैं, आपके माइंड में उसका टेस्ट आ सकता है और आप कुछ ऐसे ब्यूटीफुल टेक्सचर्स भी टच कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे ही 5 सेंसेस हमारे सेंस ऑफ हियर, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट चैलेंज हो रहे हैं इस पोयम में। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल पोयम। इस पोयम में हम वर्ड बाय वर्ड उसके मीनिंग्स देखेंगे एंड आफ्टर आई एम डन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द राइम स्कीम टू यू एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस विद यू सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोयम. So let's begin, let's get started. One very interesting thing to note is this poem is written like a dialogue. ऐसा लग रहा है जैसे पोएटिस जो हैं वो डायलॉग कर रही हैं, वो बात कर रही हैं जो मार्केट प्लेस में लोग हैं उनसे। तो आप देख सकते हैं कि एक सवाल पूछा जा रहा है और उसके बाद उसका उनको एक आंसर भी मिल रहा है। तो सबसे पहले वो एक क्वेश्चन करती हैं किससे? What do you sell? ओ ये मर्चेंट्स, ओ ये मतलब तुम, यू, तुम क्या बेचते हो? मर्चेंट्स, मर्चेंट्स जो व्यापारी होते हैं, जो कोई सामान बेचते हैं, तुम क्या बेच रहे हो? और तुम्हारी जो चीजें हैं, वेयर्स मतलब जो चीजें हैं जो तुम बेच रहे हो, वो रिचली डिस्प्लेड मतलब बहुत ब्यूटीफुली तुमने उनको शोकेस कर रखा है, ब्यूटीफुली उनको तुमने डिस्प्ले कर रखा है। तो वो जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? हम बेचते हैं टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। सबसे पहले वो कहते हैं कि हम पगड़ियां बेच रहे हैं, और पगड़ियां कैसी हैं? डीप रेड कलर की, क्रिम्सन कलर की हैं और सिल्वर कलर की हैं। हम ट्यूनिक्स बेचते हैं। ट्यूनिक्स का मतलब होता है एक लूज फिटिंग गारमेंट जो कि नीज तक पहनते हैं। गर्ल्स का एक गारमेंट होता है, वो ऊपर से नीचे घुटनों तक आता है, सो दैट्स अ ट्यूनिक। और वो किस तरह के कपड़े का? वो कपड़ा है ब्रोकेड, मोटा कपड़ा होता है जिसमें गोल्डन कलर यूज किया जाता है। और वो किस कलर का है? पर्पल एंड गोल्डन। सो पर्पल ब्रोकेड का वो ट्यूनिक्स है। इसके साथ साथ वो मिरर्स बेच रहे हैं विथ पैनल्स ऑफ एम्बर। एम्बर होता है एक ऐसा मोती टाइप का, थोड़ा ब्राउन सा मोती जो कि ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता है। और उसके साथ वो मिरर्स यानी कि शीशे बेच रहे हैं। और वो डैगर्स भी बेच रहे हैं। डैगर्स होता है जैसे खंजर होता है, चाकू होता है, और जिसके हैंडल्स जो हैं वो जेड के हैं। जेड क्या है? जेड एक हरा पत्थर है जिससे इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, इवन ज्वेलरी के भी काम में वो आता है। ये 4 चीजें वो मर्चेंट्स बेच रहे हैं। पहली चीज टर्बन्स, ट्यूनिक्स, मिरर्स एंड डैगर्स। अब पोएटिस आ जाती हैं दूसरे पर्सन पर, जो कि यहाँ पर क्या है? वेंडर्स हैं चीजों को। वो कहती है व्हाट डू यू वे? वे मतलब तुम क्या तोल रहे हो? तो वो जवाब देते हैं सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस। तो वेंडर्स जो हैं वो
सैफरन यानी कि केसर, लेंटिल यानी कि दालें और राइस यानी कि चावल बेच रहे हैं, वे करके बेच रहे हैं। अब आ जाती हैं वो मेडन्स पर। मेडन्स क्या होती हैं? मेडन्स होती हैं लेडीज। कह सकते हैं कि मार्केट प्लेस, जो मार्केट में जो लोग सेल करते हैं, वो सिर्फ आदमी ही उसको डोमिनेट नहीं करते, इसमें उन्होंने औरतों को भी एम्पावर करते हुए दिखाया है कि औरतें भी बेचती हैं चीजें। तो शी सेज व्हाट डू यू ग्राइंड, तुम क्या ग्राइंड कर रही हो मेडन्स, औरतों तुम क्या ग्राइंड कर रही हो? तो वो कहती है सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस। सैंडलवुड मतलब संदल की लकड़ी, जिसे ग्राइंड करके कुछ परफ्यूम बना सकते हैं, फेस पैक बना सकते हैं। हेना यानी कि मेहंदी, एंड स्पाइसेस यानी कि मसाले। तो जितनी भी ग्राइंड करने वाली चीजें हैं जिसमें संदल की लकड़ी, मेहंदी और मसाले आ जाते हैं, वो हम सब ग्राइंड कर रहे हैं। अब वो पेडलर से बात करती है, व्हाट डू यू कॉल ओ पेडलर? चेसमन एंड आइवरी डाइस। तो अब एक तो वो वेंडर से बात कर रही है, एक वो पेडलर से बात कर रही है। वेंडर और पेडलर में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सामान तो एक तरह से सेम टाइप का बेचते हैं, लेकिन पेडलर जो होते हैं वो एक जगह फिक्स नहीं रहते। पेडल जो हमेशा पैरों पर रहते हैं, हु आर ऑलवेज ऑन द फुट, सो दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शॉप। बल्कि जबकि वेंडर्स जो होते हैं उनकी एक फिक्स शॉप होती है, राइट? तो पेडलर्स जो हैं वो आवाज लगा लगा कर चीजों को बेचते हैं। तो वो कहती है कि तुम किस बात के लिए आवाजें लगा रहे हो पेडलर्स? तो वो बताते हैं कि हम चेसमैन और आइवरी डाइस, हम खेल की चीजें बेच रहे हैं और हमारे पास कुछ आइवरी डाइस हैं, यानी कि कुछ क्यूब्स हैं जिससे आप लूडो खेल सकते हैं या कुछ गेम्स खेल सकते हैं या गैम्बलिंग गेम्स खेल सकते हैं, और हमारे पास चेसमैन भी हैं जिनसे आप शतरंज खेल सकते हैं। तो इस पेज में हमने मर्चेंट्स की बात करी, वेंडर्स की बात करी, मेडन्स की बात करी और पेडलर्स की बात करी। आपको ये सब चीजें भी याद रखनी चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कौन क्या चीज बेच रहा है, सेल कर रहा है। जो पोएटेस है वो गोल्ड स्मिथ यानी कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने वाले जो लोग हैं उनसे बात करती है, सुनारों से बात करती है। वो कहती है कि आप क्या बना रहे हो? वो बताते हैं कि हम रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king। तो वो इतनी सारी चीजें गोल्ड की बना रहे हैं। पहली बात उन्होंने क्या बताया? रिस्टलेट, जो कि रिस्ट में पहनी जाती है, एंकलेट जो कि एंकल में पहनी जाती है, रिंग जो कि फिंगर्स में पहनी जाती है, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, जो पिजन्स की पैरों में घंटी बांधी जाती है, बहुत छोटी सी, बहुत स्मॉल, बहुत हल्की सी, वो बना रहे हैं। और उसको किस चीज से कंपेयर किया गया है? वो कितनी कमजोर है, वो कितनी डेलिकेट है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई का विंग हो, जैसे कि कोई ड्रैगन फ्लाई हो, उसका एक पर हो, उतनी ज्यादा वो फ्रेल है। फ्रेल मतलब इतनी ज्यादा वो लाइट है, डेलिकेट है, इतनी ज्यादा हल्की है। और वो क्या बनाते हैं इनके अलावा? गर्डल्स ऑफ गोल्ड, मतलब जो डांसर्स होते हैं वो अपने कमर पे एक बेल्ट बांधते हैं गोल्ड की, उसको भी हम बनाते हैं, उन्हें कहते हैं गर्डल्स। गर्डल्स आर द बेल्ट्स। और फाइनली हम क्या क्या और बनाते हैं, वो होती है हमारी मयान। मयान मतलब जिस केस में तलवारें रखते हैं, किंग्स तलवारें रखते हैं, उन केसेस को भी हम बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्कैबर्ड्स। तो स्कैबर्ड्स क्या होता है? वो एक तरह का शीट होता है, एक तरह का कवरिंग होता है, जिसमें हम डैगर भी रख सकते हैं, छोटा चाकू भी रख सकते हैं और बड़ी तलवारें यानी कि सोर्ड्स भी रख सकते हैं। तो एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, गोल्डस्मिथ्स क्या क्या बनाते हैं? रिस्टलेट, एंकलेट, रिंग, बेल्स फॉर द फीट ऑफ द ब्लू पिजन, girdles of gold for dancers and scabbards for the king. Then we have the fruitmen. What do you cry, oh you fruitmen? तो तुम किस बात के लिए आवाजें लगा रहे हो फल वालों? Citron, pomegranate and plum. Citron, citrus fruits जैसे कि ऑरेंज, pomegranate यानी कि अनार, plum यानी कि आलूचा. What do you play, oh musicians? सितार, सारंगी and drum. तो म्यूजिशियन से पूछती है कि तुम क्या प्ले कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि हम सितार बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं और ड्रम बजा रहे हैं। फिर वो मैजिशियंस के पास आती है, वो पूछती है तुम क्या चैंट कर रहे हो, तुम क्या मंत्रों का जाप कर रहे हो? व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस? स्पेल्स फॉर आयॉन्स टू कम। ऐसे टाइम की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे टाइम के लिए मंत्रों का जाप कर रहे हैं जो कभी खत्म ही ना हो। और लास्ट में वो जाती हैं फ्लावर गर्ल्स के पास। फ्लावर गर्ल्स जो कि लड़कियां हैं, फूलों की मालाएं बना रही हैं, उनसे पूछती हैं व्हाट डू यू वीव ओ यू फ्लावर गर्ल्स? विथ टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड,
और ये आप क्या बना रही हो, आप क्या बुन रही हो? वीव मतलब बुनना। क्या है? टैसल्स है। टैसल्स मतलब कोई ऐसी चीज जिसका हम एक एंड बांध देते हैं और एक एंड लटकता रहता है, झूलता रहता है, जिसे हम फुंदना भी कहते हैं। और वो किस कलर के हैं टैसल्स? वो हैं ब्लू और रेड कलर के। तो वो जवाब देती हैं फ्लावर गर्ल्स एंड वो कहती हैं कि क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ द ब्राइड ग्रूम। ब्रो का मतलब होता है टॉप। तो ब्राइड ग्रूम के लिए उसके जो क्राउन बनेगा उसके लिए हम टैसल्स बना रहे हैं, और या उसकी शादी होने वाली है तो हम उसके बेड के लिए गार्लैंड बना रहे हैं, छोटी छोटी गार्लैंड। छोटी गार्लैंड्स को बोलते हैं चैपलेट्स। एंड इसके साथ साथ दूसरी चीज और भी बना रहे हैं और वो है शीट्स ऑफ व्हाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्डन टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। इसके साथ साथ हमारे पास व्हाइट ब्लॉसम्स भी हैं, सफेद रंग के फूल भी हैं जो कि हमने बिल्कुल अभी अभी कलेक्ट किए हैं। न्यू गार्डनर्ड मतलब हमने अभी अभी फ्रेशली पिक किए हैं वो फ्लावर्स। और क्यों? क्योंकि हम जो मर गए हैं लोग उनकी ग्रेव्स के ऊपर सुगंधित करने के लिए हम उनके ऊपर डालेंगे। हैं कि ये फ्लावर गर्ल्स जो हैं वो एक लाइन में तो कह रही हैं कि हम ब्राइड ग्रूम के लिए चैपलेट्स बना रहे हैं, और दूसरी ही तरफ वो कहती हैं कि हम डेड की ग्रेव को परफ्यूम करने के लिए भी फ्लावर की ब्लॉसम्स बना रहे हैं, फ्लावर की शीट्स तैयार कर रहे हैं। सो वन इज टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ एंड द सेकेंड लाइन इज टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द लाइफ। सो इस तरह का कंपैरिजन है वो सरोजनी नायडू की बहुत ज्यादा एक स्पेशलिटी है अपनी पोएम्स में लाना, कि वो एक तो शुरुआत की बात करती हैं, एक एंड की बात करती हैं। आपने सुना होगा एक इंडियन वीवर्स नाम की पोएम है, उसमें भी उन्होंने इसी तरह की एक बात करी है कि मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम को कैसे उन्होंने लाइफ के कुछ माइलस्टोन से कंपेयर किया है। तो इसी तरह से इन्होंने ब्राइड ग्रूम को और डेड को भी लाइफ की शुरुआत से और लाइफ के एंड से कंपेयर किया है। अगर हम और थोड़ा ध्यान दें तो हम देखेंगे कि ये जो मार्केट प्लेस का डिस्क्रिप्शन है इसमें कुछ सेलर्स हैं, कुछ जो है नॉन सेलर्स भी हैं। ये जो मर्चेंट्स हैं, ये जो वेंडर्स हैं, ये जो मेडन्स हैं, ये जो पेडलर्स हैं, ये सब कुछ ना कुछ बेचने वाले हैं। कोई टर्बन्स बेच रहा है, कोई मिरर बेच रहा है, कोई ट्यूनिक्स बेच रहा है, कोई स्पाइसेस बेच रहा है, कोई दालें बेच रहा है, कोई सैफरन, कोई सैंडलवुड, कोई आइवरी डाइस। तो ये सब चीजें बिकने वाली हैं। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बेच नहीं रहे हैं, वो सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए मार्केट प्लेस में हैं। जैसा कि आप आमतौर पर एक आप नॉर्मल मार्केट प्लेस को देखते हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस, जैसे कि मैजिशियंस। अब ये कुछ हमें बेच नहीं रहे, लेकिन ये हमें अपना हुनर दिखाकर हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा सेंस ऑफ हियरिंग और यहाँ पर हमारा सेंस ऑफ साइट भी एनरिच हो रहा है। फ्रूटमैन सेंस ऑफ टेस्ट, एंड अगेन गोल्डस्मिथ भी इज वन ऑफ द सेलर, तो वो बनाकर अपनी कोई चीज बेच ही रहा है। सिमिलरली फ्लावर गर्ल्स भी कोई चीज बनाकर बेच रही हैं। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ द पोएम। अब हम आ जाते हैं राइम स्कीम पर और हम देखते हैं कुछ और लिटरेरी फिगर्स ऑफ स्पीच। ये मर्चेंट्स को आपने ए मान लिया, डिस्प्लेड को आपने बी मान लिया, सिल्वर, तीनों का राइम अलग आ रहा है तो हमने इनको ए बी सी मान लिया। अब ब्रोकेड डिस्प्लेड से मैच हो रहा है तो हमने इसको बी मान लिया दोबारा से, ठीक है। एम्बर सिल्वर, तो इसे हमने सी मान लिया, और जेड ब्रोकेड डिस्प्लेड, तो ये भी हमने बी मान लिया। तो 6 सेंटेंसेस का एक स्टैंजा है और राइम स्कीम काफी डिफरेंट है, लेकिन राइम स्कीम हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो है ए बी सी बी सी डी। देखते हैं, वेंडर्स ए, राइस बी, मेडन्स सी। अब राइस के साथ आ रहा है स्पाइस, तो बी से बी हो गया। पेडलर्स, वेंडर्स, तो यहां पर ए आ गया। यहां पर आपने देखा कि सी था लेकिन यहां पर ए आ गया। डाइस, राइस, तो फिर से बी आ गया। तो इस वाले स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी ए बी। तो यहां पर बी सी बी था और यहां पर बी ए बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, गोल्ड स्मिथ्स ए, रिंग बी, पिजन्स सी। रिंग से विंग मैच हो रहा है तो फिर से बी आ गया। डांसर्स बिल्कुल न्यू वर्ड है तो इसे डी मान लीजिए, फिर किंग बी। तो इस थर्ड स्टैंजा की हो गई ए बी सी बी डी बी। आपने देखा बी सी बी, बी ए बी, बी डी बी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ए,
This is B. This is C. Drum is again B. Musician, ये तो word ही repeat हो रहा है तो हम इसे C. Come is B. Fourth stanza की हो गई A, B, C, B, C, B. For the last stanza, I want you to look at the last words and tell me the rhyme scheme in the comments. Let's come to the next figure of speech and that is imagery. जिस भी word से आपके mind में एक picture बनती हो, एक visual बनता हो, that is imagery. Entire poem is an art of imagery. पूरी poem में imagery है जिससे आपके मन में एक picture बनती हो. For example, जहाँ भी color का description है, जहाँ पर ये देखिए tassels of azure and red, then citron, pomegranate, plum, then frail as a dragonfly, feet of a blue pigeon, wristlet, anklet and ring. तो जिस word को पढ़कर आपके मन में एक picture बनती हो, that is imagery. And imagery is everywhere in the poem. Third देखते हैं figures of speech में alliteration. Alliteration होता है जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है यूजुअली इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल गर्डल्स ऑफ गोल्ड जिसमें जी वर्ड की ग साउंड की रेपिटेशन है. गर्डल्स ऑफ गोल्ड. ठीक है. व्हाट डू यू वीव, सो व साउंड की अगेन रेपिटेशन है. इसमें एक और है, आप ढूंढिए और मुझे कमेंट जरूर बताइए. And there is one more you can see here, pomegranate and plum, sitar and sarangi. दो यहाँ पर letter same नहीं है but sound same है. तो alliteration is more to do with the sound than alphabet. So this is the alliteration. Now the last figure of speech is the simile. Simile का मतलब होता है जब भी हम comparison करते हैं using as या फिर like. So whenever you compare anything with as or like, that's called a simile. And a simile is used to compare the bells of the blue pigeon and it is frail as a dragonfly's wing. तो कैसी फ्रेल है, जैसे कि ड्रैगनफ्लाई का विंग हो. तो जैसे कि जहां पर यूज हुआ है, that is a simile. So I hope you have understood the poem and you have also been able to appreciate the literary meaning of the poem as well, including the literary devices used in the poem. I will see you in my next lesson very soon. Till then, take care. God bless you all. Bye-bye.